हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें टोटल आर्टिकल नंबर 12 से लेके इसमें टोटल हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये लेक्चर जो है ये फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो हम ब्रीफली देखेंगे, एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो हम डिटेल्स में थोड़े थोड़े करके पढ़ेंगे, वरना लेक्चर्स जो हमारा है बहुत लंबा हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हर एक आर्टिकल में ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक आर्टिकल देखेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे सारी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक से लेके 2, 3 और 4 तक सवाल सारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो स्टेट पीएससी होती है उसमें तो 4-5 सवाल आते हैं, और यूपीएससी में हर साल इस सेक्शन से 1-2 सवाल होते ही है। तो दिस इज वेरी वेरी आईएमपी। ओके, तो इसको हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो हर एक आर्टिकल है वो क्या कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल्स जो भी है उनको एक कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है। तो आर्टिकल नंबर हमारा जो 12 और 13 है, वो जो जनरल आर्टिकल है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 12 में हमारा डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में, स्टेट के डेफिनेशन में इस पार्ट के लिए कौन कौन फॉल करेगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, उसके बाद अथर अदर authorities governed by the government of India और the share और having share of the government of India। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 12 हो गया, जिसमें हमको स्टेट का डेफिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 13। तो आर्टिकल नंबर 13 में क्या बता रहा है, लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स और this part means part 3 of the constitution can be can be declared unconstitutional or void by the judiciary। ठीक है, तो ये जो हमारा आर्टिकल नंबर 13 है, ये जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है, वो जुडिशियल रिव्यू का पावर भी सुप्रीम कोर्ट को देता है। ठीक है, तो ये हमारे दो जनरल राइट हो गए। तो क्या है, आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट का डेफिनेशन है, और आर्टिकल नंबर 13 में जो भी लॉ फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है और उसको अगर वायोलेट कर रहे हैं, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है, और उसका जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, अब हम देखेंगे, सॉरी, अब हम देखेंगे राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमारे 5 आर्टिकल फॉल करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है आर्टिकल नंबर 14, जिसमें हमारा दिया हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है कि हमारे जो कंट्री है उसके अंदर एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, तो भले ही वो कोई बहुत रिच पर्सन हो या पुअर पर्सन हो, सबके लिए हमारा जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो लागू होता है। इसे जैसे यूके में रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 15 पे। तो आर्टिकल नंबर 15 क्या करता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है ऑन द बेस्ड ऑन रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ओनली। ठीक है, ये वर्ड आपको मार्क करना है, ओनली। इसके अलावा ये जो प्रोविजन है, इसके अलावा स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट
कर सकता है बेस्ड ऑन, जैसे कि कोई वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे वुमन है, चाइल्ड है, ठीक है। तो इन सारे ही आर्टिकल के बारे में हम डिटेल में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ भी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसमें हम सब आर्टिकल को ब्रॉडली देख रहे हैं कि हर एक आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 16। तो आर्टिकल नंबर 16 में हमें दिया गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, और इसमें भी स्टेट हमको बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है बेस्ड ऑन रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंट। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे वुमन है, एससी है, एसटी है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस क्लास है, उनके लिए जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है या बेस्ड ऑन रेसिडेंस है, वो स्टेट और पार्लियामेंट उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, बट उसका जो लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही पास कर सकती है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 17, मतलब 17। तो इसमें क्या दिया है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी जो है उसको अबॉलिश किया जाएगा, और इट इज मेड एन पनिशेबल ऑफेंस, जो उसको हमने एक एक्ट के तहत पनिशेबल ऑफेंस बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज मार्क करनी है कि अनटचेबिलिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो कई बार हम सोचते हैं पूरा आर्टिकल एक दिया है तो डिफाइन किया होगा, उसको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल नंबर 18। इसमें क्या दिया है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। तो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जैसे कि हमारे देश में हम एक रिपब्लिक कंट्री है, तो कोई भी कोई टाइटल यूज नहीं कर सकता, जैसे कि महाराजा, ठीक है, छोटे सरकार, ठीक है, आपने ये सुना होगा, ठीक है, नवाब, नवाब, ऐसे कोई भी जो टाइटल्स हैं उनको हमारे कंट्री में अलाउड नहीं करते हैं, ठीक है। कोई हमारे यहाँ पे फॉरेन से वर्क कर रहा है आके यहाँ पे, उसको भी कोई टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे, या कोई फॉरेन कंट्रीज हमारे कंट्री के किसी एबल पर्सन को अगर टाइटल्स देती है तो वो विदाउट प्रेसिडेंट की परमिशन से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी एक दो एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर आपके जो मिलिट्री टाइटल्स है या मेरिट बेस्ड टाइटल है, उसको आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये देख लिए, ये 5 आर्टिकल थे हमारे, राइट टू इक्वालिटी में फॉल करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार यूपीएससी डायरेक्ट सवाल पूछता है कि अबॉलिशन ऑफ टचेबिलिटी इज राइट टू इक्वालिटी और राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। तो हम क्या होता है, अक्सर बच्चे अनटचेबिलिटी को देख के इसको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना है, अनटचेबिलिटी जो है वो राइट टू इक्वालिटी में फॉल करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो इसमें हमको देखिए यहाँ पे दिए गए हैं कई सारे, जो प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई आर्टिकल जो हमारा 19 है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और वो सब चीज़ें फॉल होती है, ठीक है। फिर आर्टिकल 20 हमारा आता है, उसके अंदर है प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। तो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस है उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, मतलब किसी को भी जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है उसके तहत ही पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। किसी को 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं सेम ऑफेंस के लिए। तो ये सब आर्टिकल नंबर 20 में आएगा। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 21। तो आर्टिकल नंबर 21 में क्या हमारे लिए है, प्रोटेक्शन टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो ऐसे ही हम किसी को डिटेन नहीं कर सकते हैं, और अगर उसको डिटेन किया है तो उसको हमें रीज़न बताना पड़ेगा कि भाई किस आधार पर डिटेन किया है, ठीक है। उसको 24 आवर के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट हमको पेश करना होगा, और इसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शन है,
जैसे कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है और या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो हम उसको नहीं रीजन बताएंगे या कोर्ट में पेश नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन सब में हम सारे ही आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करके। ठीक है, अभी हम इसको सिर्फ ब्रॉडली देख रहे हैं कि ये इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है आर्टिकल नंबर 21A, जिसको अलग से बाद में ऐड किया था। ठीक है, तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और कब ऐड किया था वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें ये देखना है कि आर्टिकल 21A क्या है। तो राइट टू एजुकेशन जो है उसको अब फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट बना दिया है, तो 6 से लेके और 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो स्टेट है उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 में क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। ठीक है, तो इसमें भी हमने जैसे कि पढ़ा कि भाई किसी को भी अगर अरेस्ट किया है तो उसका रीजन देना पड़ेगा और उसको मतलब ज़्यादा टाइम के लिए या अनलिमिटेड टाइम के लिए डिटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं अब जो हमारे राइट्स है वो है राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे दो राइट्स है, 23 और 24। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 23 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो इंसान का जो तस्करी करते हैं लोग, ट्रैफिकिंग करते हैं, जैसे लड़कियों को और बच्चों को फोर्स लेबर के लिए दूसरी जगह पे मतलब भेजा जाता है, वो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है और पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड नहीं करता है। उसके बाद है हमारा आर्टिकल नंबर 24 उसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज। ठीक है, और जो हैजार्डियस फैक्ट्रीज है और जो माइंस है वहाँ पे बच्चों को हम एम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते हैं। और इसके अंदर मतलब 14 ईयर तक के जो बच्चे हैं वो फॉल करते हैं, उनको यहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं, जो डेंजरस होता है बच्चों के लिए वो, क्योंकि उन बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास है लगभग कितने राइट है, चार राइट है। ठीक है, तो चार राइट में है 25, 26, 27, 28। तो 25 जो है उसके अंदर हमको क्या मिलता है, आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो हम अपने जो भी रिलीजन है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं, मतलब उसको बढ़ावा दे सकते हैं। उसका जो प्रोफेशन है मतलब उससे रिलेटेड कुछ भी जॉब कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए मतलब हमारे हमारे ऊपर है कि हमें करना है या नहीं करना, पूरा हमें उसको चूज करने का फ्रीडम है। ठीक है, उसके बाद जो आर्टिकल नंबर 26 है उसमें क्या दिया है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, तो अलग अलग पर्टिकुलर जो रिलीजियस है उन लोगों के जो अफेयर्स है उनको वो खुद ही मैनेज कर सकते हैं, और ये आर्टिकल नंबर 26 में दिया गया है। फिर आर्टिकल नंबर 27 में क्या है, फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, कोई भी इंसान या कोई भी संस्था अगर अपने पर्टिकुलर रिलीजन का प्रमोशन करने के लिए जो खर्चा होता है तो उसके अंदर उन्हें टैक्सेस नहीं देने पड़ते हैं, वो उनके लिए फ्री हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं आर्टिकल नंबर 28। इसमें क्या है, फ्रीडम टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो मतलब हमारे पास फ्रीडम है, अगर कोई मतलब मतलब गवर्नमेंट के अंदर में या स्टेट के अंदर में कोई स्कूल आती है तो उसके अंदर हमको वो रिलीजियस प्रैक्टिस अटेंड करना है या नहीं करना है, उसकी छूट है। फर्स्ट बात तो ये है कि गवर्नमेंट के अंदर में और स्टेट के अंदर में जो स्कूल आती है या जो भी मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट आते हैं वहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस की नहीं जाती है। ठीक है, वो सेक्युलर होते हैं। उसके अलावा अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट भी है तो वहाँ पे हमारे पास पूरी चॉइस है कि हमें उसे अटेंड करना है या नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कल्चरल
एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखिए आर्टिकल नंबर 29 जो है उसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, तो ये रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ही सिर्फ यहाँ पे आती है। उनका जो भी मतलब इंटरेस्ट है, जैसे कि उनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, या उनका कोई डिस्टिंग्विश कल्चर है या कोई प्रैक्टिस है, तो उसको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्रमोट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 30। उसमें क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो जो मतलब रिलीजियस और लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको एस्टैब्लिश करके और उसका एडमिनिस्ट्रेशन फ्रीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आर्टिकल नंबर 31 जो है उसको ओमिट कर दिया गया है। ये राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे हमको एक चीज पता चलती है कि फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इन्हें भी अमेंड किया जा सकता है, बट इसमें भी काफी सारे एक्सेप्शन है। ठीक है, वो सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस। ठीक है, तो इसमें हमारा है आर्टिकल नंबर 31A। इसमें क्या है, सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो जो भी मतलब स्टेट प्रॉपर्टीज है उसको एक्विजिशन करना है, या दो जो इंस्टीट्यूट है उसको मर्जर करना है, या किसी को स्प्लिट करना है, जैसे आपने देखा होगा बैंक को मर्जर कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, या उसका मैनेजमेंट चेंज करना है, तो ये सब जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। और उससे रिलेटेड लॉ अगर कहीं पे इस पार्ट को वायोलेट करते हैं तो उनको यहाँ पे सेव किया गया है इस आर्टिकल 31A के अंदर में। फिर क्या है हमारा आर्टिकल नंबर 31B। उसमें क्या दिया है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो रेगुलेशन और एक्ट जो है पार्लियामेंट समटाइम बनाती है। ठीक है, तो मतलब उसका इम्प्लीकेशन कहीं पे भी अगर फंडामेंटल राइट्स में कहीं पे अवॉइड हो, मतलब उसको कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है या इनकंसिस्टेंट है, तो यहाँ पे उन लॉस को सेव कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल नंबर 31C। तो इसमें क्या है, सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो अब कोई अगर लॉ बनाया है गवर पार्लियामेंट ने और उसके अंदर उसका जो एम है वो गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन टीपीएसपी। ठीक है, अब सपोज कोई लॉ बनाया है कि जैसे कि बैनिंग द लिकर प्रोडक्शन और लिकर सेलिंग। ठीक है, तो वो किस लिए बनाया उन्होंने, जो हमारे डीपीएसपी में दिया गया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर वो हमारा राइट टू चॉइस या ऐसा कोई फंडामेंटल राइट्स को कॉन्फ्लिक्ट भी करता है, तो अभी उसको हम इस आर्टिकल 31C में डाल के सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 31D दिया है, इसको ऑमिट कर दिया गया है। इसके अंदर भी कुछ लॉ थे जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज से रिलेटेड थे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आ जाता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये सारे ही जो मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कुछ मतलब नहीं रहता अगर हमारे पास आर्टिकल नंबर 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए है वो नहीं होता। इसमें क्या होता है, अगर हमारा कोई भी जो फंडामेंटल राइट है उसको एनफोर्समेंट नहीं किया जा रहा है या उसको मतलब वायोलेट किया जा रहा है, तो हम सीधा ही सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के पास रीट पावर है। ठीक है, तो हम रीट पिटिशन भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट सू मोटो भी एक्शन ले सकता है रिलेटेड टू एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 32A, इसको भी ऑमिट कर दिया गया है। इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉ है। ठीक है, विच इज नॉट कंसिडर इन प्रोसीडिंग ऑफ अंडर आर्टिकल 32। इसको हम बाद में आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे आ जाते हैं आर्टिकल 33, जिसमें पावर ऑफ पार्लियामेंट इन सर्टन केसेस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो जो भी हमारे आर्म फोर्सेस है, ठीक है, जो और जो मतलब इम्पोर्टेंट जैसे कि इंस्टीट्यूट है, जैसे सीबीआई हो गया और हमारे रॉ एजेंसीज हो गए, तो उसमें जो लोग काम करते हैं, जो हमारे सर्वेंट्स मतलब ऑफिसर्स, उनके जो राइट्स है उनको चेंज कर सकते हैं या उनको मतलब ले लिया छीन सकती है पार्लियामेंट उन राइट्स को। ठीक है,
उनके लिए अलग से लॉ बना सकती है। काफ़ी सारे जो उनके जैसे फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो इन सब ऑफिसरों को नहीं होता है, क्योंकि उनको नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल नंबर 34। इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स वाइल मार्शल लॉ। ठीक है, तो जैसे अगर अब पूरे कंट्री में मार्शल लॉ लगा है या किसी एक पार्ट में लगा है, तो क्या होगा, हमारे जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो पार्लियामेंट है उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और ले सकता है वापस, सिवाय के जो हमारे आर्टिकल नंबर 20 और 21 है उनको छोड़ के। और ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। इसके बाद देखिए हमारा जो लास्ट फंडामेंटल राइट है 35, उसमें क्या है, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट का जो लेजिस्लेशन फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने का जो ताकत है और जो लेजिस्लेट कर सकता है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, वो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है और स्टेट लेजिस्लेटर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल सारे आर्टिकल्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35। ठीक है, अब इन सारे ही आर्टिकल को मैं फिर से कह रहा हूँ, इन सारे आर्टिकल को हम डिटेल में पढ़ेंगे और छोटे छोटे ब्लॉक में पढ़ेंगे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, अभी ये चैप्टर आपके लिए, ये वाला जो वीडियो है उसमें आपको ये हेल्पफुल इसलिए रहेगा कि सारे ही आपको आर्टिकल्स एक ही लेक्चर में मिल रहे हैं और सारे आर्टिकल्स क्या कहना चाह रहे हैं ब्रॉडली, उसका आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर हैं या जो जो एक्सेप्शन है, वो सब के लिए भी एक अलग से सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम ये सारे फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।